Hello students, मैं नमिश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो यूनिट फर्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स वो पढ़ने जा रहे हैं और इसकी ऑलरेडी हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम 7th क्लास में थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आप सब अपने मतलब जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने रिवाइज किया और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है वो एक तरीके से थोड़ा सोचें कि हीट कैपेसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि किसी निकाय का ताप अगर हम बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जो वो अवशोषित ऊष्मा होती है निकाय के द्वारा, जो अवशोषित ऊष्मा की जाती है वो ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऊष्माधारिता। अर्थात निकाय के ताप को जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो निकाय की जो ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन है, निकाय की ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊष्माधारिता कहलाता है। और जिसका फॉर्मूला क्या बताया था बेटा हमने? C बराबर dQ/dt। अब फिर यहाँ से हमने 2 प्रकार की ऊष्माधारिता पढ़ी थी। ठीक है, मैं ये पिछली क्लास का रिकैप आपको दिला रहा हूँ बेटा, जिससे आप इंटरलिंक कर पाएँ आगे की क्लास को। ठीक है, तो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp। स्थिर दाब पर किसी तंत्र के ताप को अगर हम एक डिग्री सेंटीग्रेड यानी स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, ये याद रखना बेटा, तो तंत्र की एंथैल्पी में ध्यान रखना बेटा, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हम ऊष्मा यानी कि अवशोषित ऊष्मा या निकाय की ऊष्मा, ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया हमने स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता Cp, तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है, जो कि Cp बराबर ΔH/ΔT, जिससे और एट कांस्टेंट प्रेशर हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जो Cv हमने पढ़ा था कि किसी स्थिर आयतन पर यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर किसी सिस्टम के टेम्परेचर में हम 1 डिग्री का इंक्रीमेंट लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन, वहाँ पर स्थिर दाब पर बेटा एंथैल्पी में परिवर्तन था और स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन है। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाता है। यानी कि Cv बराबर डेल ई किसको डिनोट कर रहा है? आंतरिक ऊर्जा को, और किसके सापेक्ष? ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, फिर हमने Cp और Cv में संबंध ज्ञात किया था, Cp माइनस Cv इक्वस टू R। तो Cp और हम जानते हैं Cp इक्वस टू ΔH/ΔT और Cv इक्वस टू ΔE, यानी कि Cp जो कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्माधारिता और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्माधारिता क्या थी? एंथैल्पी में परिवर्तन, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम घटा देंगे, Cp माइनस Cv कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R। और R क्या है बेटा? यहाँ पर अंतर सार्वत्रिक केस नियतांक, और यह संबंध ही क्या कहलाता है? यह संबंध ही मेयर संबंध कहलाता है। इस तरीके से फिर हमने Cp माइनस Cv को प्रूव भी किया था बच्चों। ठीक है, अब हम पिछली क्लास में बेटा हमने जूल के प्रयोग का मापन किया था, तो हमने थर्मामीटर, कांच के बल्ब और वो सब लेके, और हम कहाँ आ गए थे बेटा? हमने बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और उन सब से आगे निकल के हम आ गए थे बेटा कि जब जैसे कि बल्ब में ए में आदर्श गैस भरी हुई है कि नहीं हुई है, उससे किस तरह से वो प्रभाव रुद्धोष्म परिस्थिति में उसका किस तरह से प्रसार संपन्न हो रहा है, वो किस तरह से समतापी प्रक्रम हो जाता है, ये सब बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आज की क्लास में हम वो उसी से स्टार्ट करते हैं कि जब बल्ब ए में वास्तविक गैस को भरकर बी में प्रसारित किया जाता है,
जब बल्ब ए में वास्तविक गैस को भरकर हम बी में प्रसारित करते हैं तो गैस के द्वारा प्रसारित होने में किया गया कार्य, ठीक है बेटो, प्रसारित, एक्सपेंड हो रही है गैस, क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो गैस के द्वारा प्रसारित होने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता, क्योंकि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य में क्या उपस्थित होता है। बेटा हमने गैसेस स्टेट पढ़ी थी सेकंड यूनिट, उसमें पढ़ा था कि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्यरत करते हैं, और वो हमने पूरे ही पढ़े थे, ठीक है। तो मध्य जो आकर्षण बल कार्यरत होते हैं, जो प्रसारण के दौरान इनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नॉट इक्वल्स टू जीरो। जबकि पिछले वाले में क्या हो रहा था, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जीरो हो रहा था, क्योंकि वो आदर्श गैस ले रहे थे। अब यहाँ पर हम वास्तविक गैस ले रहे हैं, और वास्तविक गैस में क्या होता है बच्चों, इनके मध्य में, अणुओं के मध्य में आकर्षण बल कार्य करते हैं। अतः वास्तविक गैसों के लिए स्थिर ताप पर गैस के आयतन में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का परिकलित करने के लिए जूल ने एक जूल गुणांक म्यू जे, ठीक है, म्यू जे यानी कि क्या है ये म्यू जे, जूल गुणांक प्रतिपादित किया, जो स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर गैस के आयतन में परिवर्तन के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये ताप में होने वाले परिवर्तन को ये प्रदर्शित करता है। जैसे कि म्यू जे इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल ई वी एट ई क्या है, ई बेटा आपकी इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है। अब वी ई टी के, ई वी टी के चक्रीय प्रमेय से हम जानते हैं कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तीनों का जब हम गुणा करते हैं तो वो -1 के बराबर आ जाता है। अब हम डेल वी अपॉन डेल टी और डेल ई अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी, ये डेल टी अपॉन डेल वी ये यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये देखो ये क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी। अब ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी उसमें रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें, और ये वाली वैल्यू हम आदर्श गैस या रियल गैस के लिए जानते ही हैं, तो ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे बेटा यहाँ पे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चों डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू 1 अपॉन म्यू जे इंटू 1 अपॉन सी वी इक्वल्स टू -1, और डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या जाएगा, -CV म्यू जे। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आ गई, डेल यानी कि आंतरिक ऊर्जा में आयतन के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। कब हो रहा है ये परिवर्तन, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं, जब आप टेम्परेचर को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, -CV इंटू म्यू जे, जूल गुणांक के बराबर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, जूल थॉमसन प्रभाव। जब किसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जूल थॉमसन प्रभाव इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जब किसी वास्तविक गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी सरंध्र प्लग में से होकर गुजारा जाता है। ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर वास्तविक गैस, देखो कीवर्ड्स को पकड़ें आप, वास्तविक गैस, फिर रुद्धोष्म परिस्थिति, फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी सरंध्र प्लग, यानी कि वो छोटे से प्लग, उस छोटे से छिद्र से होकर गुजारा जाता है, तो गैस ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, गैस ठंडी हो जाती है, गैस का शीतलन हो जाता है, और यही प्रभाव क्या कहलाता है, आपके जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। अब बेटा इसको बिना देखे हुए आप बोलेंगे जूल थॉमसन प्रभाव क्या क्या है। अब इसमें क्या क्या कीवर्ड्स आए थे कि किसी वास्तविक गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होकर जब गुजारते हैं सरंध्र प्लग से, तो गैस ठंडी हो जाती है, और ये गैस का शीतलन ही क्या कहलाता है बच्चों, ये गैस का शीतलन ही जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। अब हम इसका कारण पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि भाई ये ठंडी हो जाएगी, कि क्यों। देखो बेटा, वास्तविक गैस से आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इनके बीच में, ये कीवर्ड है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कारण में भी देखते हैं, वही है क्या कि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्यरत होते हैं। अतः जब क्या कार्यरत होते हैं बेटा, वही मैंने बताया आपको, आकर्षण बल,
ठीक है। अतः जब रुद्धोष्म स्थिति में गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी सरंध्र प्लग में से होकर गुजारा जाता है तो इस प्रसारण के दौरान गैस के द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रसारण के दौरान क्या किया जाता है? गैस के द्वारा हम कार्य करते हैं, जिससे गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में क्या आ जाती है? क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब सरंध्र प्लग से गुजारेंगे तो प्रसारण के दौरान गैस के द्वारा जो कार्य करता है, क्योंकि बेटा वो एक्सपेंड होती है ना। अब गैस के तो वो एक्सपेंड क्यों हो रही है? जब क्योंकि वो खुद कार्य कर रही है, तो जिससे गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, जो गैस के अणु हैं जिनके बीच में तो क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाता है बेटा? अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है। और किस में कमी आ जाती है? आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, रुद्धोष्म परिस्थिति में हम ये कर रहे हैं। एवं हमें क्या प्रभाव प्रेक्षित होता है? हमें शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। ठीक है बच्चों, हमें शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। अब हम एक प्रयोग करेंगे बेटा। अब ये हम इसको जो हमने पढ़ा है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अब देखो बेटा, ये एक हमने बॉक्स ले लिया, ये पिस्टन इस तरह से, ये वाला और ये वाला। V1 और P1 इंसुलेटर वाले का है, और पोरस प्लग यहाँ से हमने ये डाल रखा है। ठीक है, P2 और V2 इसका माप है। ठीक है बेटा। अब इस प्रयोग में किसी एक पात्र को सरंध्र प्लग के द्वारा दो कक्षों में विभाजित कर दिया, बिल्कुल कर दिया, जिसमें घर्षणहीन व भारहीन पिस्टन लगे हुए हैं। मैंने बताया था पहले भी बेटा, घर्षणहीन और भारहीन पिस्टन को लेते हैं क्योंकि इनके कार्य, अगर इनके द्वारा भी कार्य किया जाएगा तो हम जो गणना कर रहे हैं उसमें हमारे त्रुटि आ जाएगी, इसलिए हम इनको भारहीन और घर्षणहीन ले लेते हैं। एवं रुद्धोष्म स्थिति को उत्पन्न करने हेतु पात्र को बाहर से कुचालक से आश्रित कर दें। ये यहाँ पर हमने क्या भर दिया बेटा? यहाँ ये सब ऊष्मा के कुचालक हमने भर दिया है। ठीक है, बाहर से आपने, ताकि रुद्धोष्म स्थिति बनी रहे। माना कि प्रयोग के आरंभ में गैस को कक्ष ए में भरा गया है तथा जिसका दाब P1 व आयतन V1 है, तथा B कक्ष में गैस एब्सेंट है, इसमें कोई गैस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी लग रहा है ना। जब कक्ष ए में से उपस्थित गैस पर पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है तो यह गैस प्लग में से होकर बी कक्ष में उपस्थित पिस्टन पर दाब लगाकर प्रेषित होती है। बिल्कुल सही है, ये पिस्टन लगा रखा है ना यहाँ पे, तो ये पिस्टन को भी धकेलती है पीछे की तरफ, और ये धकेलने में क्या खत्म हो रही है बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप प्रयोग के अंत में एक कक्ष में गैस का आयतन 0 हो जाता है और कक्ष बी में V2 आयतन हो जाता है, और कक्ष ए में पिस्टन के द्वारा गैस पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा बेटा? W1 बराबर P1 और V1 से 0 हो रहा है। क्या प्रारंभ में उसका आयतन कितना था बेटा? ये देखो यहाँ पर, प्रारंभ में उसका आयतन था V1, और ये बिल्कुल हम खत्म करके यहाँ ले आए गैस को इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? V बराबर 0। तो V बराबर V1 से V बराबर 0 वाली कंडीशन पे हम आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इस परिस्थिति में कक्ष ए में पिस्टन के द्वारा गैस पर किया जाने वाला कार्य क्या होगा, वो हमारे पास आ गया। W1 बराबर P1 इंटीग्रेशन, हम इसका समाकलन करेंगे V1 से 0 की तरफ, ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया dV। अब W1 बराबर क्या आ जाएगा कि P1 और V कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? V1 से 0 की तरफ, तो W1 बराबर माइनस P1 V1 आ जाएगा हमारे पास। कक्ष B कक्ष में गैस के द्वारा, अब देखो ये तो A कक्ष में हो गया, अब B कक्ष में गैस के द्वारा पिस्टन पर किया जाने वाला कार्य क्या होगा? W2 बराबर P2 0 से V2 तक, क्योंकि 0 था प्रारंभ में उसका वॉल्यूम, अब ये V2 तक बढ़ गया। ठीक है, तो dV हो गया, तो W2 बराबर P2 इंटू V 0 to V2, और W2 बराबर P2 V2 हो गया। अतः कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? W बराबर माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 हमारा कार्य हो जाएगा ये। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि Q बराबर W प्लस डेल E, यानी कि जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है, वो किसके बराबर हो गई?
वो किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गई। अब हम जानते हैं W क्या आ जाएगा। W ये यहाँ से इक्वेशन 2 में जो आया इक्वेशन स्टार, इसको दे देते हैं अपन, क्या देते हैं बेटा, इसको इक्वेशन स्टार दे देते हैं और यहाँ से W की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं। तो P2 V2 माइनस P1 V1 ये वाली वैल्यू आ गई। और डेल ई को हम E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1 इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना डेल ई। ठीक है, अब ये देखो आप 0 इसके बराबर हो गया तो E1 माइनस E2 बराबर P2 V2 माइनस P1 V1, ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, E प्लस PV, ये हमारी एंथैल्पी होती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर, ये होती है हमारी एंथैल्पी। और यही इसी फॉर्म में आ गई, E1 प्लस P1 V1 E2 प्लस P2 V2, तो H1 बराबर H2 आ गया। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो गया, एंथैल्पी जो H1 था वही H2 रह गया, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन बेटा डेल H बराबर 0, तो H बराबर कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। अतः जूल थॉमसन प्रभाव में वास्तविक गैसों की एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन हमें यहाँ पर प्रक्षिप्त नहीं होता है, हमें कोई परिवर्तन, क्योंकि H बराबर क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। और जूल थॉमसन प्रभाव में वास्तविक गैसों की एंथैल्पी में हमें कोई परिवर्तन प्रक्षिप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।